ओके, सो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने ब्रॉन्सन लॉरी एसिड बेस डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे थे लेकिन कंप्लीट नहीं किया था, तो मैं उसको फिर से स्टार्ट करता हूँ। अरहीनियस एसिड बेसिस में क्या होता है कि अरहीनियस एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो H प्लस आयन दे सकते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वेरस ब्रॉन्सन सॉरी वेरस अरहीनियस बेसिस कौन से होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस वाटर में रिलीज कर सकते हैं। तो ये तो था अरहीनियस की डेफिनेशन। देन वी कम टू द ब्रॉन्सन लॉरी एसिड बेस डेफिनेशन, जहाँ पे प्रोटॉन डोनर इज द एसिड। जैसे अरहीनियस के केस में जो डेफिनेशन थी एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है, बट वहाँ पे क्या था अरहीनियस में कि ये बोला गया था कि ऐसे कंपाउंड जो पानी के अंदर H प्लस आयन रिलीज करते हैं, वेरस यहाँ पे बस बोला गया है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो H प्लस देता है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात नहीं की गई है। अरहीनियस में क्लियरली सॉल्वेंट की बात की गई थी कि अगर वाटर में H प्लस आयन देता है तो वो एसिड होगा, चाहे वो क्लोरोफॉर्म में दे रहा है या कोई भी अगर दूसरा सॉल्वेंट ले लिया वाटर के अलावा, तो उस कंपाउंड को हम लोग एसिड या बेस नहीं बोल सकते थे। सो अरीनियस की जो डेफिनेशन थी दैट वाज प्रीटी स्ट्रिक्ट कि H प्लस सिर्फ वाटर में रिलीज होना चाहिए और कहीं भी रिलीज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ब्रॉन्सन लॉरी एसिड बेस थ्योरी में इन लोगों ने बोला था कि एसिड कोई भी ऐसा कंपाउंड हो सकता है जो H प्लस दे। दे हैवंट मेंशन कि कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए, तो मतलब हर सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सॉलिड फेज में हो, लिक्विड फेज में हो या गैसेस फेज में हो। कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में अगर वो H प्लस आयन देता है तो वो एसिड है, और अगर वो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है तो वो बेस है। तो अरहीनियस क्या बोलता है, एसिड तो तुम कंसिडर कर लो कि सेम ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ theory was applicable only for water। सिर्फ वो वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है, यूज होता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रॉन्सन लॉरी एसिड बेस थ्योरी है ये क्या है, एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉल्वेंट, सारे तरीके के सॉल्वेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। ऑल फेजेस, सारे तरीके की फेजेस, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फेज में हो, ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑल अरहीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्सन लॉरी एसिड। तो अरहीनियस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितने भी अरहीनियस एसिड्स है वो सारे के सारे ब्रॉन्सन लॉरी एसिड्स है, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बट वाइस वर्सा इज नॉट, ठीक है, इसका अपोजिट ट्रू नहीं होगा। सारे ब्रॉन्सन लॉरी एसिड्स अरहीनियस एसिड्स नहीं होगी, क्योंकि अरहीनियस के अकॉर्डिंग वाटर में H प्लस आयन रिलीज होना चाहिए, और यहाँ पे अगर वो H प्लस किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रिलीज हुआ है, जैसे क्लोरोफॉर्म में हुआ है या बेंजीन में H प्लस रिलीज हुआ है, तो उसके उसमें भी ये ब्रॉन्सन लॉरी के अकॉर्डिंग वो एसिड है, बट अरहीनियस के अकॉर्डिंग वो एसिड नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू द ब्रॉन्सन बेसिस, वेयर जो जो मैक्सिमम डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है। तो अरहीनियस बेस कौन से होते हैं, ऐसे बेसिस होते हैं जिनके फॉर्मूले में OH नेगेटिव होता है और वो OH नेगेटिव आयंस वाटर के अंदर रिलीज कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉन्स्टन के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग, एनी कंपाउंड, पूरा लिखने की जगह नहीं है, दैट एक्सेप्ट्स H प्लस आयन, जो कि H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल NH3 है, ये H2 के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये बना देता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब NH3 ने H प्लस तो रिलीज नहीं किया, ठीक है, या H या उसके पास OH नेगेटिव भी नहीं था डोनेट करने के लिए। H2 ने H प्लस आयन
डोनेट किया है, तो मतलब H2O तो डेफिनेटली क्या है, हमारा एसिड है, ठीक है। लेकिन NH3 का नहीं पता चल रहा, क्योंकि अरेनियस के अकॉर्डिंग NH3 इज नॉट अ बेस। तो NH3 क्या है, ये बेस है किसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स H प्लस आयन टू फॉर्म NH4 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो अमोनियम आयन बनाने तो NH4 आयन है, NH4 आयन बनाता है ये H प्लस एक्सेप्ट करके, तो इसलिए ये बेस है। तो मैं दिखाई तो दे रहा है ना इसमें, मैंने आज ब्लैक ब्लैक स्क्रीन यूज की है, ठीक है। सो मूविंग अहेड, अब क्या होता है जब भी ये रिएक्शन होती है तब हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। अभी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जब H2S, मेरे पास एक रिएक्शन है जहाँ पे H2S है, और एक रिएक्शन है जहाँ पे NH3 है, तो H2 NH3 के साथ रिएक्ट करके HS नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव बनाता है। अब पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो सबसे पहले NH3 कन्वर्ट होता है NH4 पॉजिटिव में, तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ H प्लस हुआ है, एडिशन की जगह मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट 1 H प्लस, तो इसने H प्लस एक एक्सेप्ट किया है, और H2O H2S HS नेगेटिव में करा है, तो इसने क्या किया, डोनेट H प्लस। तो जिसने डोनेट किया है वो तो हो गया हमारा एसिड, तो ये वाला जो कंपाउंड है वो हो गया एसिड, और ये वाला कंपाउंड हो गया बेस, ठीक है। अब एसिड और बेस करके अब ये क्या प्रोड्यूस हुई है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन प्रोड्यूस हुई है। अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है तो रिएक्शन बैकवर्ड में भी जाती है। तो HS नेगेटिव NH4 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। अब NH4 क्या करेगा, NH4 वापस यहाँ से जाएगा और ये NH3 बनाएगा, और अगर ये ऐसे होगा तो इसने क्या किया, H प्लस रिलीज किया, तो ये हो गया एसिड, और ये H प्लस एक्सेप्ट करा, तो ये बेस। तो यहाँ पे NH3 वॉज बेस, तो बेस ने क्या किया, क्या बनाया, एसिड बनाया, और ये जो एसिड है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, और जो बेस बनता है प्रोडक्ट साइड पे उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि एसिड प्रोड्यूसेस conjugate base and base produces conjugate एसिड, और बेस क्या करेगा, conjugate एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर रिएक्टेंट की साइड पे एसिड है तो प्रोडक्ट की साइड पे बेस होगा, रिएक्टेंट की साइड पे बेस है तो प्रोडक्ट की साइड पे उसका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। बस क्या डिफरेंस है कि एक H प्लस आयन ऐड करना है। तो द कॉन्जुगेट बेस हैज वन फ्यूअर आयन, तो अगर मेरे पास बेस है तो वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। और अगर मेरे पास एसिड है तो वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अब एसिड क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है, तो कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस बनेगा, और बेस क्या कर रहा है, कॉन्जुगेट एसिड के साथ H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे H प्लस आयन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेस क्या करता है, जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो बेस है, तो बेस क्या करेगा, कॉन्जुगेट एसिड प्रोवाइड करेगा, और एसिड क्या करेगा, कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड करेगा और H प्लस प्रोवाइड करेगा। सो कॉन्जुगेट बेस हैव फ्यूअर H एटम्स, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसके पास एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कम होगा, और जो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड होगा इट हैज वन मोर H एटम, तो इसके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा होगा। तो अब हमें यहाँ पे अब ये चीज़ समझ में आ गई कि एसिड है तो वो कॉन्जुगेट बेस देगा, और बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं स्लाइड ऐड करता हूँ।
तो अगर मेरे पास H2O है और H2O को एसिड की तरह काम करना है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक बेस, कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेगा। और एसिड क्या करते हैं, एक H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो इसमें से एक H कम कर दो तो H2 में से H कम कर दिया तो क्या बच गया, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, OH नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे NH2 नेगेटिव ले लो, तो NH2 नेगेटिव अगर ये बेस है तो ये क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, और H प्लस लेके ये क्या बन जाएगा, NH3। तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। तो सबसे पहला जो टास्क है वो सबसे पहले तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, पहली चीज़ ये। अब ये एसिड बेस और कॉन्जुगेट एसिड ये बन रहा है, ये कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। अब ये कैसे बनाया जाएगा, तुम्हें बस एक जगह H प्लस ऐड करना है और एक जगह H प्लस आयन रिलीज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3COOH। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये एसिड है, तो एसिड है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस प्रोड्यूस करेगा, प्लस एक क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सेकेंड रुकना जरा, मैं कॉल आ रही है बार बार। ठीक। तो अगर ये एसिड है तो ये H प्लस आयन रिलीज करेगा, और जो कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन हटा दोगे। अब तुम्हारे पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है ये वाला और एक हाइड्रोजन है ये वाला, तो कौन सा हटाओगे, ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो CH3COOH है ये बेस की तरह काम कर रहा है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस के काम। तो बेस की तरह अगर काम करेगा तो तुम्हें क्या डालना पड़ेगा, इसमें H प्लस डालना पड़ेगा। और अब इसमें H प्लस तुम डाल के लिख दो, क्या बन जाएगा, ये CH3COOH2। तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। और जब ये कॉन्जुगेट एसिड बना है तो ये कब रिएक्शन तो बैलेंस होगी, लेकिन यहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं है। तुम अगर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना है, +1 है। तो राइट हैंड साइड पे भी जो ओवरऑल चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, +1। तो यहाँ पे प्लस आएगा कंपाउंड के ऊपर, तो ये यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा। सो कोई सा भी एटम तुम ले लो, उसका तुम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस आराम से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है H2PO3 नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने कंसिडर किया है कि ये बेस है, तो बेस है तो ये क्या करेगा, H प्लस ऐड करेगा। H प्लस ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा, ये H3PO4। और ये बेस है तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। अब मैं कंसिडर करूँ कि H2PO3 नेगेटिव ये एसिड है, तो एसिड की क्या टेंडेंसी हुई कि वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, एंड HPO3 2 नेगेटिव ये प्रोड्यूस कर देगा। तो ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस HPO3 नेगेटिव, इसके पास एक H प्लस और है तो ये H प्लस प्लस PO4 लगता है। तो ये H प्लस देगा और PO4 2 नेगेटिव ये कंपाउंड बनेगा। अगर ये एसिड है तो ये वाला क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। सो इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमेना, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एसिड है तो H प्लस देगा,
बेस है तो H प्लस लेगा। बस इतना सा तुम्हें ध्यान में रखना है और उस तरीके से तुम किसी भी कंपाउंड को एसिड और बेस तुम बना सकते हो। जैसे H2O है और मैं कंसिडर करता हूँ कि ये बेस है, तो बेस है तो वो क्या लेगा, H प्लस लेगा। H प्लस लेगा तो क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव। ये बेस है तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। NH4 पॉजिटिव है, अगर ये एसिड है तो एसिड क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है प्लस NH3 देगा। ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से देयर कुड बी प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। कहाँ पे PO4 2 नेगेटिव पे बात कर रहे हो तुम, तो तुम चार्ज बैलेंस करो ना। यहाँ पे टोटल कितना है, -1। यहाँ पे टोटल कितना है, +1 -2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम अपनी रिएक्शंस पे आ जाते हैं। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि वी हैव एसिड बेस एंड देयर कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेस। तो इसमें से जो HF है और H2O, यहाँ पे अगर तुम बात करोगे तो HF और H2 क्या करें, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें। सो HF इज रिएक्टिंग विद H2, तो यहाँ पे क्या है, HF इज एक्टिंग एज एन एसिड। और तुम देख सकते हो एसिड को अभी भी यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है और बेस को यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है। एसिड का तुम्हें याद होना चाहिए कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और पीएच पेपर पे उसका जो कलर आता है वो रेड आता है, कॉन्गो रेड बोलते हैं मैनी टाइम्स। ओके, सो HF वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस F नेगेटिव विच इज कॉन्जुगेट बेस एंड H3 पॉजिटिव विच इज कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरीके से HCOOH क्या है, फॉर्मिक एसिड है। ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा तो ये H प्लस यहाँ से इसको डोनेट कर देगा। Cn नेगेटिव क्या बन जाएगा, HCN बन जाएगा और ये HCO नेगेटिव। NH4 पॉजिटिव CO3 नेगेटिव के साथ करते करते इसी तरीके से तुम्हारे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बहुत आराम से बहुत सारे बन सकते हैं। और जिस कंपाउंड को, कोई भी एक कंपाउंड चूज करो, उसका तुम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बहुत आराम से लिख सकते हो। सो देयर इजंट एनी प्रॉब्लम। ओके, सो मूविंग अहेड, अब हमें देखना है कि सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में और कुछ भी बताना था मुझे। स्लाइड्स ऐड कर लेता हूँ पहले। अब यहाँ पे आती है स्ट्रेंथ की बात, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है उनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास है, एक है H3O पॉजिटिव, ये F नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड इट विल प्रोड्यूस H2O प्लस HF। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन है। इसमें ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है। तो एसिड H3 पॉजिटिव ने H प्लस आयन डोनेट किया तो ये होगा कॉन्जुगेट बेस एंड ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। HF तो तुम्हें पता है एसिड होता है, तो वो एसिड हो गया। अब अगर बात आती है कि फ्लोराइड एक अच्छा बेस है या नहीं है, कितना अच्छा बेस है, HF कितना अच्छा एसिडिक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं यूजिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है, हायर इज द स्टेबिलिटी of conjugate base, higher would be the acidity
ऑफ एसिड। तो अगर कॉन्जुगेट बेस जो बना है, कॉन्जुगेट बेस अगर जो बना है वो अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस जो यहाँ पे बन रहा है अगर उसकी हाई स्टेबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस एसिड से वो कॉन्जुगेट बेस बना है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस बेसिस पे हम लोग 3-4 एसिड को कंपेयर कर सकते हैं, और उनको कंपेयर करने के बाद वी कैन इजीली फाइंड आउट कि कौन सा ज़्यादा अच्छा एसिड है और कौन सा कम अच्छा एसिड है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ HF प्लस वाटर एंड इट प्रोड्यूसेस H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। दूसरी इक्वेशन है HCl प्लस वाटर gives us H3O positive plus Cl negative. HBr plus H2O, H3O positive plus Br negative. ठीक है, अब मेरे पास ये चार तरीके के इक्वेशंस आ गए एंड मुझे फाइंड आउट करना है कि इनमें से विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस, या जस्ट नॉर्मली कि कौन सा एसिड अच्छा है और कौन सा एसिड कम अच्छा है। ठीक है, तो हमारे पास एसिड क्या है, एक है HF, एक है HCl, एक है HBr एंड एक है HI। तो ये सारे तो हो गए एसिड। अब एसिड क्या बनाता है, अपना कॉन्जुगेट बेस, और ये सारे क्या हो गए, कॉन्जुगेट बेस हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू थिंग्स कि कॉन्जुगेट बेस जो है उनमें वो कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जैसे हमें पता है रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्टेंट जल्दी से टूट के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता है, ऐसे ही होता है। तो रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा और वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं जाएगी। तो अगर इन सब में से बात करें, सो वी हैव कॉन्जुगेट बेस, एक है F नेगेटिव, एक है Cl नेगेटिव, एक है Br नेगेटिव एंड एक है हमारे पास I नेगेटिव। और इसमें से हमें बात करनी है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, सो आयोडाइड इज मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। अब ये इसलिए है क्योंकि आयोडाइड इज अ वेरी लार्ज एटम, बहुत बड़ा एटम है, और उसके ऊपर छोटा सा एक नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन एक बहुत ही ज़्यादा छोटा एटम है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी से किसी भी H पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा। जैसे अब यहाँ पे H3O पॉजिटिव है, तो फ्लोरीन इंस्टेंटली किसके ऊपर रिएक्ट कर देगा, H प्लस के ऊपर, क्योंकि H3O पॉजिटिव बहुत सारा बचा हुआ है। तो फ्लोरीन जल्दी से H प्लस के पास रिएक्ट करेगा और वो क्या बना देगा, वापस HF बना देगा। आयोडाइड बीइंग वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होने की वजह से उसके ऊपर -1 चार्ज है। चार्ज तो सबके ऊपर सेम ही है, बस साइज का डिफरेंस है। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो अगर इतना बहुत बड़ा एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वो क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो उसमें यही होता है कि कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, और कोई भी एटम जिसके पास कम नेगेटिव चार्ज है वो धीरे अटैक करेगा। तो यहाँ पे सबके पास -1 चार्ज है, लेकिन अब बात आती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। तो फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है, और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ही है, लेकिन साइज बड़े होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो वो H प्लस पे इतनी आराम से अटैक नहीं करेगा। सो आई सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेबल हुआ। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे, सिंस I नेगेटिव is more stable among other halides,
ड्यू टू लेस electron density Hi, therefore Hi will be मोस्ट एसिडिक। तो HI क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक यहाँ पे कंपाउंड होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम लोग लगाएंगे ऑफ दिस एसिड, तो HI क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन HBr, देन HCl एंड देन HI। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया वीक एसिड। और हमें ऑलरेडी पता है कि एच आई क्या होता है, बहुत ही सारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एच एफ इज़ अ वीक एसिड। तो इतना हम लोग को ऑलरेडी पता ही था। लेट्स नॉट टेक वन मोर क्वेश्चन। मेरे पास है एक है मेरे पास H2SO4 HNO3 HClO4 H3PO4। अब इसमें से मुझे डिसाइड करना है कि विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कि इन कंपाउंड में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और सबसे ज़्यादा वीक एसिड कौन सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे ही हमें पता है कि ऑल आर एसिड, सारे ही एसिड्स हैं, और एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, दे डोनेट H प्लस आयन। तो हम लोग एक एक करके इनकी रिएक्शन, सो H2SO4 will dissociate to give H plus plus SO4 नेगेटिव आयन, ठीक है, और कितने देगा, 2 H प्लस देगा, तो SO4 2 नेगेटिव आयन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नाइसिस दो, एक एक का ही करते हैं, एक एक 1 नेगेटिव HSO4 नेगेटिव, क्योंकि दो को एक के साथ कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो एक एक का ही करते हैं। फिर HNO3 gives H plus plus NO3 negative, HClO4 gives H plus plus ClO4 negative, and H3PO4 gives H plus plus H2PO4 नेगेटिव। ठीक है, अब ये सारे जो हैं ये है कॉन्जुगेट बेस। अब इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का जो एसिड है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक भी होगा। तो पहला मेरे पास है HSO4 नेगेटिव, फिर है मेरे पास NO3 नेगेटिव, HNO3 था, एक था ClO4 नेगेटिव, एंड द लास्ट वन वाज H2PO4 नेगेटिव। तो ये मेरे पास एसिड्स है। अब हम लोग देखेंगे इनकी स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। तो पहले तो कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये हो गया HSO4 नेगेटिव, नेक्स्ट इज NO3 नेगेटिव, ये लोन पेयर है, ClO4 नेगेटिव एंड PO4 नेगेटिव। नाउ इसमें से स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगा, वी विल ट्राई टू मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं एक एक करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इनके बनाता हूँ। ठीक है, सो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O,
फिर ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, ओ नेगेटिव इधर एंड देन वन OH। ठीक है, तो ओवरऑल वी हैव टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये इधर गया, ये इधर आया, सो इन दिस वे वी विल गेट वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओवर है। ये तो जान ही सकते हैं कि डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो वी विल गेट थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर Cl, ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ, नहीं ये तो, हाँ ये डबल बॉन्ड इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, दूसरे वाले को मैं गिनना भूल गया। चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे, और H3PO4 की अगर हम लोग बात करें, ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, OH, OH, और इसके भी क्या है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस बेसिस पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो है ClO4 नेगेटिव इज मोस्ट स्टेबल, देन HSO4 नेगेटिव, देन अब NO3 नेगेटिव एंड H2PO4 नेगेटिव, दोनों के पास ही दो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। अब इन दोनों ही केस में एक एक मतलब जो नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है उतने ही हैं, दोनों के पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट यहाँ पे क्या है कि NO3 नेगेटिव is more stable than H2PO4 नेगेटिव। जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिव। अब ऐसा दोनों में क्या है कि दोनों के दो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन NO3 नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है। अब इसमें क्या है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो सिमिलर होता है। अगर बॉन्ड सिमिलर है तो उनका जो पाई बॉन्ड बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमें पाई बॉन्ड जब बनाते हैं हम लोग, तो दोनों एटम के जो पाई और बाइटल हैं वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। जितना ज़्यादा पाई और बाइटल के बीच में ओवरलैप होगा उतने ही ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो बहुत आराम से और बहुत अच्छे से बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। वेरस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो पी और बाइटल है उसका जो पाई और वाइटल है वो 3p हो गया, और यहाँ पे ये क्या है, ये 2p है। इनके बीच में जो ओवरलैप होता है वो बहुत अच्छे से ओवरलैप हो नहीं पाता, जिसकी वजह से इनका जो डबल बॉन्ड है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड वो प्रॉपर नहीं है। इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर 2 कंसिडर करूंगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मुझे 1.5 कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्रॉपर डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड ज़्यादा अच्छे से नहीं बना होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होने की वजह से प्रॉपर डबल बॉन्ड है और वो अच्छे से रेजोनेंस कर सकता है। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 एग्जैक्टली नहीं होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर रेजोनेंस नहीं हो पाती है। और रीज़न क्या है कि फॉस्फोरस का साइज़ क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है, तो दोनों के बीच में जो ओवरलैप होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और उनके बीच में जो बॉन्ड डबल बॉन्ड बनता है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता। सो दैट इज द केस कि यहाँ पे NO3 नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू H2PO4। सो ऑन बेसिस ऑफ दी स्टेबिलिटी, इन स्टेबिलिटी के बेसिस पे so based on the stability of conjugate base, we can say that HClO4 is most acidic, then H2SO4, then HNO3, and then H2PO4, sorry H3PO4। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और ये हो गया वीकेस्ट एसिड।
नहीं नहीं, रुको एक सेकंड। क्या बोल रहे हो तुम? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एसिडिक स्ट्रेंथ। नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी चेक कर रहे हो? तुम एसिड्स की चेक कर रहे हो, और स्टेबल रेजोनेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? स्टेबिलिटी बता रहा है। लेकिन स्टेबिलिटी किसकी? एसिड की स्टेबिलिटी देख रहे हैं हम लोग, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बताती है कि ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो उतने ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉन्जुगेट बेस की, और फिर उसके बेसिस पे एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट होगी। तो तुम डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सो मूविंग अहेड, अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग वीक एसिड इक्विलिब्रियम। तो अगर मुझे पीएच निकालना होता था किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो हम लोग पीएच निकाल लेते। पीएच का जो फॉर्मूला था वो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और एच जीरो पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो उस केस में हम लोग निकाल लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है लाइक H2SO4, अगर इसकी मोलैरिटी 0.1 है तो ये टूट के 2 ऑफ H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव बना देगा। इनिशियली 0 होगी और फिर ये कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, तो इसका 0.2 हो जाएगा, इसका 0.1 हो जाएगा। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है H प्लस की, और हम लोग आराम से पीएच निकाल लेते हैं। लेकिन पीएच निकालना, जब वीक एसिड की बात की जाती है, जब वीक एसिड को यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे इतना सिंपल नहीं होता पीएच निकालना। तो पीएच निकालने के लिए पहली चीज़ क्या है कि वीक एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट होते नहीं है। रिमेन अनआयोनाइज्ड। ठीक है, अनआयोनाइज्ड रहते हैं। सो टू डिटरमाइन द concentration ऑफ H प्लस इज नॉट इजी। तो उस केस में कितना, तो उस केस में कितना H प्लस निकलेगा अगर वीक एसिड तुमने लिया है, तो ये तुम नहीं बता सकते। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग आराम से बता सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में, कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज होगा। कम्प्लीटली आयोनाइज होगा तो अगर हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एसिड की पता है, तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि H प्लस उस केस में कितना प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वीक एसिड की बात करें, फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड, तो ये डिसोसिएट होकर क्या प्रोड्यूस करेगा? CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब ये प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पे प्रोड्यूस हो तो गया, लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 0.01 मोलर या 0.1 मोलर एसिटिक एसिड मैंने लिया है। सो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट तो हो नहीं रहा, 100% डिसोसिएशन नहीं है। 100% डिसोसिएशन होता तो CH3COH पूरा टूट के H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता और CH3CO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता, बट दैट इज नॉट द केस। यहाँ पे केस क्या है कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो अब हमें इक्विलिब्रियम जो बना है, इक्विलिब्रियम जो अचीव हुआ है, उसी के बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि H प्लस आयन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। सो इसके H प्लस आयन को प्रोड्यूस करने के लिए, सॉरी, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट, या अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा तो फाइंड आउट कि कितना H प्लस आयन रिलीज हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ले तो कि CH3CO नेगेटिव COH एंड H2O यहाँ पे आता है, क्योंकि ये जो भी डिसोसिएशन हो रहा है वो वाटर में हो रहा है। तो H प्लस बन जाएगा यहाँ पे H3O पॉजिटिव, एक ही बात है। फिर H2O को हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है Ka। तो Ka क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई सी
मतलब अगर बहुत सारे एसिड दे रखे हैं तो कौन सा एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड सबसे वीक। सो के की अगर वो मुझे वैल्यू पता चल जाए तो मैं ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रोपेनोइक एसिड विच इज CH3CH2COH with which we simplify as HPR। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। ये प्रोपेनोइक एसिड है और प्रोपेनोइक एसिड एज अ प्रिजर्वेंट यूज होता है, मतलब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए कि उसमें फंगस वगैरह ना लगे, तो प्रोपेनोइक एसिड यूज होता है यहाँ पे। अब इसका जो के दे रखा है, के की वैल्यू दे रखी है 1.3 इंटू 10⁻⁵। इसको मैं अभी साइड में लिखता हूँ। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोपेनोइक एसिड की दे रखी है 0.10 मोल है। अब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग अब यूज़ करेंगे आइस टेबल, ICE टेबल। ICE टेबल क्या होती है? इनिशियल चेंज एंड एट इक्विलिब्रियम। तो IC स्टैंड्स फॉर इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम टेबल बनाते हैं हम लोग। तो पहले इनिशियल क्या है, हमारे पास सारे का सारा प्रोपेनोइक एसिड है और जो प्रोडक्ट है वो 0 0 है। फिर चेंज क्या होगा, अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि ये x बना है तो x ये भी बनेगा, तो प्लस एक्स ये बनेगा और रिएक्टेंट कंज्यूम होता है तो ये -x चेंज यहाँ पे होगा। अब इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 0.10 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x। जो भी यहाँ पे स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बस वो चेंज में तुम्हें वहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे क्या है, 1 है तो इसको 1x कर दिया मैंने, यहाँ पे 1 है तो इसको 1x कर लो, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है 1। और यहाँ पे क्या है, 1 है तो इसको भी 1 यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे हमारा ये आ गया। अब इक्विलिब्रियम क्या है, के ए हो गया यहाँ पे विच इज CH3COO नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन, H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3 या प्रोपेनोइक एसिड HPR लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे के की वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू, ये मैंने लिया x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला अब हमारा यहाँ पे बन गया। अब इस फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब 2-3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो पहले, सबसे पहले तो इसको सिंपली सॉल्व करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के जो भी उसके रूट्स आएंगे उसको यूज़ करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। द अदर मेथड इज़ कि हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन कब लिया जाता है, अप्रॉक्सीमेशन लेने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के इज ग्रेटर देन 400, वो आगे कहीं होगा। सो अप्रॉक्सीमेशन कब लिया जाता है और कैसे लिया जाता है, आई विल बी टेलिंग यू दैट। तो अप्रॉक्सीमेशन लेने के लिए एक तरीका है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय के ए, अगर ये ज़्यादा आता है 400 से, इफ इट इज मोर देन 400 देन इग्नोर x with respect to इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की रेस्पेक्ट में तुम x हटा सकते हो। जैसे लास्ट में क्या था, 0.10 माइनस एक्स था, तो यहाँ पे x को क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि x की जो वैल्यू होगी वो इतनी ज़्यादा छोटी आएगी कि 0.10 में से माइनस करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक x की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁵। x की वैल्यू 10⁻⁵ आ गई तो मतलब क्या है, 0.10 में से तुम माइनस करो 0.00001। अब 0.1 में से 0.0001 माइनस करने का कोई तुक नहीं बनता, मतलब एकदम नेग्लेजिबल वैल्यू आएगी। डेसिमल की चौथे डिजिट पे अगर तुम चेंज करो तो इट डजंट मेक एनी सेंस, उस केस में तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑन के ए इज लेस देन इक्वल टू 400, अगर इतनी आ रही है
तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था मैंने, याद नहीं मुझे। ओके एनीवेज, तो हम लोग ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके ये जो पुरानी इक्वेशन है इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो पुरानी इक्वेशन क्या है, 1.3 इंटू 10⁻⁻5 एक्स स्क्वायर अपॉन 0.10 माइनस एक्स। अब मुझे ये सोचना है कि x को मैं यहाँ पे नेग्लेक्ट करूँ या नहीं करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अप्रॉक्सीमेशन लूँगा, थोड़ा रफ स्पेस में ये कर लूँगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.10 और k की वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁻5। अब इनको जो भी डिवाइड करूँगा तो 1 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 10⁻5 आएगा। जो भी वैल्यू आएगी विच इज़ ग्रेटर देन, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 400, जो भी वैल्यू हमारी आ रही है वो 400 से तो ग्रेटर आ रही है, क्योंकि तुम देखो 1 डिवाइडेड बाई 13 0 पॉइंट जो भी आ रहा है वो इंटू 10⁻5 है, तो मतलब 5 जीरो है उसके अंदर, तो 400 से तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, ठीक है। Hence we can neglect x in comparison to 0.10, तो 0. x को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं 0.10 के कंपैरिजन में। इन दैट केस हमारा क्या आएगा, 1.3 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.10। अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू हो गई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1.3 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁵, और x की जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि इतनी x की वैल्यू आ गई। अब जो ये x की वैल्यू है वो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, तो तुम यहाँ से आराम से pH निकाल सकते हो, विच इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो x की जो वैल्यू आएगी वो ही H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, और उसी के बेसिस पे तुम यहाँ पे आराम से अपना pH निकाल सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। देयर इज अनदर क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड का क्वेश्चन है, इसको तुम करने की कोशिश करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। एस ब्लॉक चल रहा है, हाँ आज स्टार्ट होगा एस ब्लॉक। नहीं बोलो, हाँ हाँ सुन लिया मैंने।